हेलो स्टूडेंट, आप सभी को गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत बिहार गुरुकुल प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और पढ़ाई में मस्त होंगे। ठीक है, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान का अगला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। जैसा कि आपके सामने थंबनेल में लिखा हुआ है, भारत में राष्ट्रवाद। तो आज के बारे में हम लोग जानेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, उसके लिए कौन कौन से आंदोलन किए गए, आखिर क्या कारण था कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। क्या भारत किसी का गुलाम था, या किसी के वश में था, या किसी का बंधुआ मजदूर था। इस सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत जानेंगे। ठीक, कि आखिरकार भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ कैसे और राष्ट्रवाद की विचारधारा की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक, इस चैप्टर में हम लोग भारत के शुरू अंग्रेजी शासन से लेकर के भारत को स्वतंत्रता दिलाने तक के सभी बातों को हम लोग एकदम पूरा डिटेल से समझेंगे। आप लोग मन लगा के एकदम ध्यान से पढ़ना और अपने हाथ में पेन और कॉपी ले लेना, बातों को नोट करते चलना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि मोबाइल स्टार्ट कर देना है और सो जाना है बगल में। ठीक, तो आप लोग कॉपी खोल लीजिए, हाथ में पेन ले लीजिए, ताकि इंपॉर्टेंट बातों को नोट करते चले। हर एक आप अगर वीडियो देखिएगा तो उसमें कुछ न कुछ नया सीखने का आपको मिलता है। हो सकता है किसी से कोई बात स्किप हो गया हो और किसी वीडियो में आपको बात की जानकारी मिल रही है, तो उसको हम नोट करते चलेंगे, मतलब आप लोग नोट करते चलिएगा। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त लोग भी जो फीस एफोर्ड नहीं कर पाते कोचिंग का, वो लोग भी लाभ उठा पाएं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने देखा कि आज का चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आप सबको पता होगा कि भारत क्या है। तो भारत हमारा एक देश है, भारत एक राष्ट्र है। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा भारत को समझने के लिए कि भारत क्या है। भारत एक देश है, भारत हमारा राष्ट्र है। ठीक, तो भारत क्या है, राष्ट्र है। राष्ट्र की बात करें हम, तो आखिर राष्ट्र कहते किसे हैं। तो उसी हम राष्ट्र उसे कहेंगे जब कोई भौगोलिक क्षेत्र के लोग आपस में अपनी संस्कृति, सभ्यता, भाषा, बोलचाल, रहन सहन सब आपस में साझा करते हैं, किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसे हम राष्ट्र कहते हैं। डायरेक्ट नहीं बोलना है कि एक देश है, देश को हम राष्ट्र कह देंगे। ठीक, और दूसरा वर्ड आता है राष्ट्रवाद। आपको हम बता दें कि जो राष्ट्रवाद वर्ड है, तो राष्ट्रवाद आपको दिख रहा होगा, दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला कौन सा है, राष्ट्र। पहला क्या है, राष्ट्र, और दूसरा क्या है, वाद। ठीक है, राष्ट्र और वाद। तो राष्ट्र का डिफिनीशन हमने दिया कि एक वैसा भौगोलिक क्षेत्र जहां के लोग अपनी संस्कृति, सभ्यता, भाषा साझा करते हो, एक दूसरे के दुख दर्द को समझते हो, सहायता करते हो, वो हो गया राष्ट्र। भारत की अगर एग्जांपल लें हम, तो मान लो आप लोग किसी अदर कंट्री में हो। ठीक, अगर आप किसी अदर कंट्री में हो, वहां आपको कोई हिंदी बोलता दिख गया, तो आपके अंदर अपनापन की भावना आ जाती है, आती है ना, कि अरे ये तो भारत का है। ठीक, तो राष्ट्र का सिंपल मतलब कहें तो देश हो गया, डिफिनीशन आप लोग समझ गए होंगे। और वाद का मतलब होता है विचार या भावना, विचार या भावना। बातें क्लियर है। वाद का मतलब क्या हुआ, विचार या भावना। तो अगर राष्ट्रवाद की डिफिनीशन की बात करें, तो अपने राष्ट्र के प्रति एकता की भावना को ही हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति मर मिट जाना, अपने देश के प्रति प्रेम, निष्ठा, लगाव, एकता की भावना हो, उसे हम लोग कहते हैं राष्ट्रवाद। अगर राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ देखें
तो राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है, राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय। किसका? राष्ट्रीय चेतना का उदय, चेतना का उदय, राष्ट्रीय चेतना का उदय। आप लोग मैच देखते होंगे, तो अगर भारत का मैच किसी और देश के साथ हो रहा है तो क्या आप ये तो नहीं चाहते हैं ना कि जो अदर कंट्री है वो जीते? आपका विचार ये होता है कि हमारा भारत जीते। उसी को तो हम लोग कहेंगे कि हमारे देश के प्रति प्रेम है, लगाव है, निष्ठा है। तो वही हो गया राष्ट्रवाद। अगर आप मान लीजिए हम जैसे बिहार में, अभी आप कहीं अदर स्टेट में, भारत की बात समझाने के लिए बोल रहे हैं, भारत के किसी अलग स्टेट में है और आपको कोई व्यक्ति वहां भोजपुरी बोलते देख गया तो कहे अरे ये तो हमारे बिहार से है, हमारा बिहारी भाई है, तुरंत अपनापन आ जाता है। ठीक है, तो वही अपने देश के प्रति अपनापन की भावना को ही क्या कहेंगे? राष्ट्रवाद कहेंगे। और ये सारी बातें हम जब यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ा रहे थे तो उसमें भी इतनी सारी बातें हम बताए थे। तो राष्ट्रीय चेतना का उदय। अब चेतना क्या है? तो देखो, ऐसी चेतना जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी तरह की विचारधाराएं जुड़ी हो, सभी का डेवलपमेंट किया जा सके। ठीक है, तो राष्ट्रवाद का आप लोगों ने डिफिनीशन देखा, राष्ट्रवाद का डिफिनीशन देखा। उसके बाद राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? राष्ट्रीय चेतना का उदय। और ऐसी चेतना जो हमारे देश के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सभी के बारे में सोचे, सबका विकास करे। ठीक, तो भारत और राष्ट्रवाद आप लोगों ने समझा कि राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जो अपने देश के प्रति प्रेम, निष्ठा, एकता की भावना को दर्शाता है। द डिफिनीशन कैसे लिखेगा कि राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जो अपने देश के प्रति प्रेम, निष्ठा और एकता की भावना को दर्शाता है। ठीक, शाब्दिक अर्थ की बात करें तो राष्ट्रीय चेतना को उदय, यानी अपने देश के प्रति, अपने देश के बारे में सोचना, अपने देश के हित के बारे में सोचना। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें कि भारत में आखिर राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो हुआ कैसे? भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ? वो कौन से कारण थे? आखिर इससे पहले भारतीयों में क्यों नहीं राष्ट्रवादी चेतना थी? जब आप लोग पढ़ेंगे 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो उससे पहले हमारा भारत 562 रियासतों में बटा हुआ था। ये पता है ना कि हमारा भारत 562 रियासतों में बटा हुआ था, जिसको एक करने का काम कौन किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो भारत के एकीकरण का जनक किसे कहते हैं हम लोग? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ, औपनिवेशिक शासन के प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। हम बोले औपनिवेशिक शासन। औपनिवेशिक शासन समझने से पहले हमें क्या समझना होगा कि उपनिवेश क्या होता है। एकदम बातों को एकदम ध्यान से सुनिएगा। औपनिवेशिक शासन को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि उपनिवेश क्या होता है। तो देखो, उपनिवेश क्या होता है? जब किसी शक्तिशाली देश के द्वारा किसी कमजोर देश पे कब्जा कर लिया जाए और उसके हर एक गतिविधियों, जैसे कि आर्थिक गतिविधि हो, राजनीतिक गतिविधि हो, उस पे वो हस्तक्षेप कर ले, तो उसे उस देश का उपनिवेश कहते हैं। अगर हम आप लोग से पूछे कि भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था या फिर इंग्लैंड भारत का उपनिवेश था, तो आप लोगों का जवाब क्या होगा? इस बात को कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर पूछे कि इंग्लैंड भारत का उपनिवेश था या भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था, तो अवश्य बात है कि भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था, ना कि इंग्लैंड भारत का उपनिवेश था। ठीक है, इंग्लैंड के लोग भारत के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक
जितने प्रकार की गतिविधियां थी सब पे उन्होंने हस्तक्षेप किया, सब में हस्तक्षेप किया, इंटरफेयर किया। ठीक, तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस कारणों से हुआ? तो औपनिवेशिक शासन के प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। तो उपनिवेश समझ गए, और उपनिवेश द्वारा जो शासन किया जा रहा था उसे हम किस नाम से जानेंगे? औपनिवेशिक शासन के नाम से। तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, क्यों हुआ? तो औपनिवेशिक शासन के प्रतिक्रिया स्वरूप भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। बातें समझ में आ रही है ना? आप लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा, अगर कहीं कोई बातें छूट रही है, कहीं समझ में नहीं आ रहा हो तो आपको कमेंट सेक्शन में जवाब दिया जाएगा इसका। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। औपनिवेशिक शासन के प्रतिक्रिया स्वरूप तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय हो गया, क्योंकि बहुत अत्याचार कर रहा था ना औपनिवेशिक शासन, अंग्रेज लोग। डायरेक्ट बोलो, अंग्रेजों ने हम पे बहुत शासन किया, बहुत सताया है। और भारत में राष्ट्रवाद का जो पढ़ रहे हैं चैप्टर, इसमें हम लोग पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन से लेकर के भारत छोड़ो आंदोलन तक। असहयोग आंदोलन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और जब तक भारत आजाद नहीं हो जाएगा तब तक इस चैप्टर को हम लोग पढ़ते रहेंगे, और भारत को आजादी दिलाकर रहेंगे इस चैप्टर में। ठीक, तो भारत को आजादी दिलाने में कहा जाता है कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल था महात्मा गांधी का। यानी भारत को स्वतंत्रता दिलाने वाले जो असली हीरो थे महात्मा गांधी थे। तो महात्मा गांधी के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम इसलिए ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि 1919 से लेकर के 1947 तक के टाइम पीरियड को क्या बोला जाता है? गांधी युग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? गांधी युग के नाम से जाना जाता है। तो गांधी युग के बारे में पढ़ेंगे। तो गांधी युग को जानने से पहले, 1919 स्टार्ट करने से पहले उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानेंगे। जब किसी का तुम इतिहास पढ़ते हो तो जब तक तुम उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में स्टडी नहीं करोगे तब तक तुम्हें नहीं समझ में आएगा कि वो था कौन, वो कहाँ से बिलोंग करते थे, उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई थी। ये सब जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो आप आगे बढ़ते हैं हम लोग। यह है गांधी युग 1919 से लेकर के 1947 ईस्वी तक। क्लियर है? तो महात्मा गांधी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में हम लोग पहले समझेंगे। ठीक है, तो अगर महात्मा गांधी के जन्म की बात करें तो हम उम्मीद करते हैं कि सबको पता होगा कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? कमेंट सेक्शन में आप लोग जल्दी जल्दी बताते चलिए। 2 अक्टूबर 1869 में, यानी 2 अक्टूबर 1869 में। कब? 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था महात्मा गांधी का जन्म। और किस स्थान पे हुआ था? तो गुजरात के पोरबंदर में। कहाँ पे? गुजरात के पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था। गुजरात के पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था। कहाँ पे जन्म हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था। गुजरात के पोरबंदर। उसको बंद कर दीजिए। अगर महात्मा गांधी के पूरा नाम की बात करें तो महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक, अगर माता की नाम की बात करें तो उनके माता का नाम था पुतलीबाई। क्या नाम था? पुतलीबाई नाम था। क्या नाम था? पुतलीबाई। महात्मा गांधी के अगर बचपन के नाम की बात करें, महात्मा गांधी के बचपन के नाम की बात करें तो हमको जैसा लग रहा है कि शायद आप सभी को पूरा पता ना हो, पता भी हो सकता है। तो अगर हम बचपन के नाम की बात करें, इनके बचपन का नाम था मेन्यू। खाने वाला मेन्यू नहीं था, उनके बचपन का नाम था मेन्यू। और मेन्यू आगे चल के मोहन बना और मोहनदास करमचंद गांधी बन गए। ठीक, तो बचपन का नाम क्या था? मेन्यू। और मेन्यू से ही आगे बढ़ते बढ़ते मोहन बने, मोहन से मोहनदास बने, और मोहनदास से मोहनदास करमचंद गांधी बने।
क्लियर है। उनका जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। कहाँ हुआ? गुजरात के पोरबंदर जिले में हुआ। उनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। और उनके माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। उनके माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। आगे बढ़िए। पिता का नाम था करमचंद गांधी। पिता का क्या नाम था? करमचंद गांधी। क्या नाम था? करमचंद गांधी नाम था। करमचंद गांधी। वही तो उनका नाम था मोहनदास, और अपने पापा का नाम लास्ट में जोड़े तो मोहनदास करमचंद गांधी हो गया उनका पूरा नाम। अगर उनके प्रारंभिक शिक्षा की बात करें, पहले इनके पिता के बारे में जान लेते हैं कि उनके पिताजी करते क्या थे। तो उनके पिताजी जो थे राजकोट रियासत के दीवान थे। कौन रियासत के? राजकोट रियासत के दीवान थे। राजकोट रियासत के दीवान थे। राजकोट रियासत के क्या थे? दीवान थे। राजकोट रियासत के दीवान थे। गुजरात में पड़ता है, पोरबंदर जिले में। ठीक, तो राजकोट रियासत के क्या थे? दीवान थे। दीवान का मतलब समझते हो? जिसको हम लोग आज बोलते हैं ना राजस्व विभाग, तो दीवान विभाग था जिससे रुपए पैसे से संबंधित कार्यभार संभाले जाते थे। ठीक, तो अगर जिसका बाप पूरा एकदम राजस्व विभाग संभाल रहा है तो क्या उसको पैसे की दिक्कत होगी? नहीं ना। तभी तो उनके मतलब पिताजी उनको भेजते हैं लंदन बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए। तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में ही हुई थी। कहाँ हुई थी? राजकोट में ही उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी हुई थी। जब इनकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी हो गई, मैं हाई स्कूल पास कर गए, तो ग्रेजुएशन पास कर गए, तो इनको बैरिस्ट्री यानी कानून की पढ़ाई के लिए इनको कहाँ भेजा गया था? लंदन भेजा गया था। बैरिस्ट्री का मतलब समझना कि वकालत की पढ़ाई करना। क्या करने? वकालत की पढ़ाई करने। जो लंदन में वगैरह मतलब फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं तो उसको कहा जाता है बैरिस्ट्री की पढ़ाई करना, जिसको हम लोग इंडिया में एडवोकेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, लॉ की पढ़ाई करने। तो इनको 1888 में, कब? 1888 में ये कहाँ गए? लंदन गए। कहाँ गए? लंदन गए। लंदन कहाँ की राजधानी है? इंग्लैंड की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? इंग्लैंड की। क्या करने गए थे ये? कानून की पढ़ाई करने, वकालत की पढ़ाई करने। क्या करने? वकालत की पढ़ाई पूरी करने गए थे। वकालत की पढ़ाई करने गए थे। ठीक है, क्या करने गए थे लंदन? वकालत की पढ़ाई करने। कब गए? 1888 में। बातों को दिमाग में बैठाते चलना है। लंदन कब गए महात्मा गांधी? 1888 में गए। क्या करने गए थे? वकालत की पढ़ाई करने गए थे। और उस समय 3 साल का कोर्स होता था, और 3 साल बाद ये वकालत की पढ़ाई पूरी करके फिर इंडिया वापस आ जाते हैं। तो 3 साल बाद वापस आए तो कब आएंगे ये? 1891 में। 1891 में भारत वापस आए। कहां से? लंदन से। कहां से? लंदन से। क्या करके? बैरिस्ट्री की पढ़ाई पूरी करके। किसकी पढ़ाई पूरी करके? बैरिस्ट्री की पढ़ाई पूरी करके भारत आए वापस। भारत आए वापस। ठीक, तो एक बार इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लो। इनका जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 में। कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 में। कहाँ हुआ? गुजरात के पोरबंदर में। कहाँ हुआ? गुजरात के पोरबंदर में हुआ। और इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। बचपन का नाम था मेन्यू आगे चल के मोहन बन गया, मोहन से मोहनदास बने। और जब उन्होंने अपने पापा का नाम लास्ट में जोड़ा तो पूरा नाम इनका क्या हो गया? मोहनदास करमचंद गांधी हो गया। माता का नाम पुतलीबाई है, पिता का नाम करमचंद गांधी है। पिता का नाम क्या है? करमचंद गांधी है। इनके पिताजी राजकोट रियासत के दीवान थे। किस रियासत के दीवान थे? राजकोट रियासत के दीवान थे। क्वेश्चन पूछेगा कि उनके पिता कहाँ के दीवान थे? तो राजकोट रियासत के दीवान थे। और उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी? राजकोट में ही हुई थी। और ये जब स्नातक कर लिए तो ये वकालत की पढ़ाई करने कहाँ गए? लंदन गए। कहाँ गए? लंदन गए। कब गए?
1888 में। कब गए? 1888 में। 3 साल का कोर्स था, इन्होंने पूरा किया और 1891 में वकालत की पढ़ाई पूरी कर फिर भारत वापस आ गए। ठीक, तो इन्होंने लंदन से वापस आने के बाद बंबई में वकालत स्टार्ट किया अपना खर्चा बर्चा निकालने के लिए। ठीक, लेकिन वो उसमें उतने सफल नहीं हो पाए। लंदन से वकालत की पढ़ाई पूरी कर ये बंबई में अपना वकालत स्टार्ट किया, लेकिन ये उसमें सफल नहीं हो पाए। बात समझ में आ रही है? तब इनकी मुलाकात होती है एक व्यापारी से, जो गुजरात का ही व्यापारी था, जिसका नाम था दादा अब्दुल्ला, और वो अफ्रीका में व्यापार करता था। तो अपना मुकदमा लड़ने हेतु महात्मा गांधी के साथ 1 साल के लिए एग्रीमेंट किया। कितने सालों के लिए? 1 साल के लिए एग्रीमेंट किया कि आप चलिए अफ्रीका और आप वहीं पे हमारे मुकदमा को देखते रहिए कि कुछ भी होगा, बड़े बिजनेसमैन थे भाई, तो कुछ होगा तो आप देखते रहिएगा। तो गांधी जी मान गए, पॉकेट मनी मिल गया। ठीक है, तो जब ये गए कहां पे? यही गए अफ्रीका। कहां गए? अफ्रीका गए। ठीक, तो अफ्रीका में इन्होंने एक स्टेशन का नाम था डरबन। क्या नाम था? डरबन। क्या नाम था भाई? डरबन नाम था। क्या नाम था? डरबन। और डरबन से इनको जाना था प्रीटोरिया। कहाँ जाना था? प्रीटोरिया। दादा अब्दुल्ला ने फर्स्ट क्लास एसी का टिकट करवाया है। डरबन से बैठे ट्रेन में बैठे फर्स्ट क्लास एसी में, प्रीटोरिया जाना था। और फर्स्ट क्लास में बैठे थे अंग्रेज लोग। कौन लोग? अंग्रेज लोग। तुम भारतीय हो भाई, अंग्रेजों से कितना भी कंपेयर कर लो तुम काले ही रहोगे, तो इसलिए उन्होंने भारतीयों को क्या बोधन करते थे? काले लोग। ठीक, तो महात्मा गांधी जब ट्रेन में चढ़े तो अंग्रेजों ने कहा कि ये काला आदमी हमारे केबिन में, हमारे बोगी में कैसे आ गया? तो उस गांधी जी को उन लोगों ने परेशान किया कि तुम उतर जाओ, नहीं तो हम जबरदस्ती उतार देंगे। भाई वो भी लंदन से पढ़ के आए थे, वकालत की पढ़ाई, अपने हक के लिए लड़ना जानते थे। तो भी कहा भाई कि जितना पैसा आप दिए उतना पैसा हम दिए हैं, हम क्यों उतरेंगे? लेकिन उनकी बातों को नहीं मानी गई और बीच में एक स्टेशन आया। कौन सा स्टेशन आया? स्टेशन आता है पीटर मैरिट्सबर्ग। पीटर मैरिट्सबर्ग नाम याद रहेगा। डरबन से चले थे प्रीटोरिया, पूरा फर्स्ट क्लास एसी का इनके पास टिकट है, फिर भी गोरों लोगों ने इन्हें काला कह करके पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पे सामान समेत उठाकर इनको फेंक दिया। मतलब फेंका नहीं, जबरदस्ती उतार दिया। ठीक, ठंडे का दिन था, बेचारे रात भर स्टेशन पे ठंडे में सिकुड़ रहे होते और बैठे बैठे सोच रहे थे कि हम अफ्रीका में चल रहे गोरे कालों के बीच के भेदभाव को मिटा कर रहेंगे। उन्होंने वहीं पे प्रण लिया। ठीक, फिर सुबह किसी तरीके से जनरल बोगी या फिर रिक्शा वगैरह से पहुंचे प्रीटोरिया। भाई रिक्शा से तो नहीं पहुंचे होंगे। ठीक, तो जब ये पहुंचे तो वहां पे देखे कि बहुत ज्यादा, बहुत बड़े लेवल पे, बहुत बड़े स्तर पे गोरों और कालों के बीच भेदभाव किया जा रहा था। इतना भेदभाव किया जा रहा था कि काले लोगों को गोरे लोगों के कॉलोनी में जाना भी मना था। इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि कितना ज्यादा बड़े स्तर पे भेदभाव किया जाता था। तुम इमेजिन करना, अगर तुम उस समय महात्मा गांधी की जगह पे होते तो क्या करते? स्टेशन से उतार दिया गया होता और तुम वापस इंडिया आ गए होते। हमें क्या मतलब, कोई कुछ भी करे। देखिए इन्होंने उस सब चीजों को, भेदभाव को मिटाने का प्रण लिया। फिर आगे पहुंचे भाई, तो भारतीयों की बहुत स्थिति खराब थी। तो उस सब को खत्म करने के लिए, उस सभी को खत्म करने के लिए
इन्होंने एक हथियार अपनाया और उस हथियार का नाम था सत्याग्रह। क्या नाम था? सत्याग्रह। सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह करना। किसके लिए आग्रह करना? सत्य के लिए आग्रह करना। भाई हम सही हैं, हम उसके लिए आग्रह करें, हमारी बातों को सुनो। ऐसा भी कहा जाता है कि सत्य का हमेशा जीत होता है। तो सत्याग्रह का मतलब क्या हुआ? सत्य के लिए आग्रह करना। ठीक है। और महात्मा गांधी ठहरे अहिंसा के पुजारी। अब हिंसा और अहिंसा कितने लोगों को समझ में नहीं आता है। हिंसा का मतलब होता है मार झगड़ा करना, मार काट, लड़ाई झगड़ा वगैरह वगैरह करना। लेकिन अहिंसा का मतलब होता है हिंसा नहीं करना। अ का मतलब होता है ना। तो जब हिंसा में अ जुड़ गया, अहिंसा हो गया, तो उसे बोलेंगे हिंसा नहीं करना। तो महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, ना कि हिंसा के। ठीक। तो उनका ये फिलॉसफी था, ये दर्शन था कि अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे एक गाल पे मारता एक थप्पड़, तो तुम खुद ब खुद दूसरा गाल आगे कर दो। लेकिन आज के बच्चे तो नहीं कर पाएंगे, तुरंत फाइट करने लग जाएंगे। ठीक। तो सत्याग्रह की अवधारणा क्या थी उनकी? तो सत्याग्रह का मतलब समझ में आ गया आप लोगों को कि सत्य के लिए आग्रह करना। ठीक। और सत्याग्रह कैसे करना है? सत्य के साथ और अहिंसा के साथ। हिंसा हमें नहीं करना है, हिंसा हमें नहीं करना है। ठीक है, हिंसा हमें नहीं करना है। तो सत्याग्रह की अवधारणा किसने दी? महात्मा गांधी ने दी। और किस तरीके से करेंगे? सत्य और अहिंसा के साथ हम लोग अपने हक को लेकर रहेंगे। 1894 में इन्होंने 1894 में इंडिया नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की। कौन सा कांग्रेस की स्थापना की? नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की। नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की। कहां पे? अफ्रीका में। किस लिए? भारतीयों की सुरक्षा हेतु। 1894 है। 1894 में उन्होंने अफ्रीका में नटाल इंडिया कांग्रेस का स्थापना किया। उसके बाद भारतीयों की स्थिति के साथ, भारतीयों के साथ बहुत मतलब भेदभाव किया जा रहा था। उन लोगों ने क्या किया कि जितने भी भारतीय हैं उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा वो अपने साथ लेकर के हमेशा चलना होगा। पुलिस कभी भी चेक कर सकती है, और वो सर्टिफिकेट नहीं रहने पर उसको गिरफ्तार करके उसको सजा भी दी जा सकती है। सोचना, अभी इससे बड़ा भारतीयों के लिए बेइज्जती का क्या सवाल था। आज भी लोग एक वॉलेट जो होता है, एक पैकेट में रहता है तो दूसरा कपड़ा चेंज करना भूल जाता है। अब वो भी कपड़ा चेंज कर, ऐसा तो कभी तो होगा ही ना कि भूल जाएंगे। अब चेक कर दिया तो उसको जेल ले जाएगा। कितना बेहुदा कानून था वो। ठीक। तो इसके खिलाफ महात्मा गांधी ने आवाज उठाई। ठीक है। और 1906 में, कब? 1906 में उन्होंने अफ्रीका में अपना पहला सत्याग्रह किया। अपना पहला सत्याग्रह किया। कहां पर? अफ्रीका में। पहला सत्याग्रह कहां किया? अफ्रीका में किया। कहां किया? अफ्रीका में किया। ठीक। कोई हिंसा नहीं, एकदम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे, सत्याग्रह कर रहे थे। ठीक है। तो ये इनके द्वारा चलाए गए सत्याग्रह को अंग्रेजों ने माना और भारतीयों के पक्ष में उन लोगों ने फैसला दिया। इस तरीके से इनका पहला सत्याग्रह क्या रहा? सफल रहा। क्या रहा? सफल रहा। कहां पे? अफ्रीका में। देखो, क्वेश्चन में थोड़ा सा डाइवर्ट करता है तो तुम लोग डाइवर्ट नहीं हो जाना। अगर पूछेगा कि महात्मा गांधी द्वारा पहला सत्याग्रह कहां चलाया गया, तो सब लोग फ्लो में मार देते हैं चंपारण सत्याग्रह। लेकिन पहला सत्याग्रह की बात कर रहे हैं, ना कि भारत का पहला कह रहा है। तो भारत नहीं लगा रहेगा तो कहां होगा? अफ्रीका में होगा। कब? 1906 में। वही पूछेगा कि महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था, तब हम लोग मारेंगे क्या? चंपारण सत्याग्रह। यहां तक बातें क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है ना? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक।
कोई दिक्कत नहीं। तो गांधी जी ने क्या कहा सत्याग्रह के बारे में, कि जो सत्याग्रह है ना, सत्याग्रह जो है ये सबलों का हथियार है, दुर्बलों का नहीं। सबल मतलब मजबूत, और शरीर से ही हट्टा कट्टा नहीं, दिमाग से भी मजबूत होना चाहिए। तुम लोग आए दिन अपने मोहल्ले में, अपने घर में ये सब एग्जाम्पल देखते रहते हो। जो शारीरिक रूप से मानसिक रूप से कमजोर रहता है, मतलब पागल नहीं रहता, मतलब थोड़ा सा कमजोर रहता है शारीरिक रूप से, तो कोई कोई ऐसा व्यक्ति होता है कि तुरंत किसी न किसी बात में तुरंत गुस्सा हो जाता है, तुरंत हाव हाव करने लगता है। लेकिन वही जो लोग बुद्धिमान होते हैं, सबल होते हैं, वो समझदारी से काम निकालते हैं। तो इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा सत्याग्रह को कि सत्याग्रह दुर्बलों का नहीं बल्कि सबलों का अधिकार है। तो महात्मा गांधी के अनुसार सत्याग्रह क्या था? सत्याग्रह जो था, सत्याग्रह दुर्बलों का नहीं, दुर्बलों का नहीं बल्कि सबलों का हथियार है। किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा। किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा। ठीक है, सत्याग्रह दुर्बलों का नहीं बल्कि सबलों का हथियार है। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। महात्मा गांधी अफ्रीका में सत्याग्रह कर रहे हैं, भारतीयों और काले लोगों को उनका अधिकार दिला रहे हैं, तो फेमस तो होंगे ही, हो गए। अब वहां फेमस हो गए, देखो गए थे वो मात्र 1 साल के लिए, दादा अब्दुल्ला ने मात्र 1 साल के लिए एग्रीमेंट किया था, लेकिन वहां पे वो कितने साल रह गए थे बताओ? अफ्रीका कब गए थे वो? 1893 में। कब गए थे? 1893 में। और वापस कब आ रहे हैं? वापस कब आ रहे हैं भाई? वापस कब आ रहे हैं बोलो जरा? 1915 में। कब आ रहे हैं? 1915 में। 1915 में आ रहे हैं। जो लोग कैसे साल हो गया? टोटल 21 ईयर्स रहे थे वहां पे। ठीक, कितने साल रहे थे? 21 ईयर्स। गए थे 1 साल के लिए, लेकिन आए कितने सालों बाद? 21 सालों बाद आए। ठीक, तो गांधी जी का भारत आगमन कब हुआ? हमने बोला था कि वो लंदन से कब वापस आए थे, तो 1891 ईस्वी में आए थे। और अफ्रीका से भारत कब आए गांधी जी? इस बात को एकदम ध्यान से कान और आंख खोल के सुनना और देखना। आए थे 9 जनवरी 1915 को। कब आए? 9 जनवरी 1915 को। यहाँ पे सब लोग बौखला गया होगा। हम बोले कैसे साल, तो लोग इसमें से घटाएगा तो 22 ईयर्स आया होगा, लेकिन नहीं, जनवरी में ही आ गए थे, इसलिए इसको 21 ईयर्स ही मानते हैं। ठीक, कब आए भारत ये अफ्रीका से? 9 जनवरी 1915। कब आए? 9 जनवरी 1915 को। कब आए? 9 जनवरी 1915 को। और जब ये आए तो इनके आने के उपलक्ष्य में हर एक साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। याद रहेगा कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। याद रहेगा? चलिए आगे थोड़ा सा और जान लेते हैं। जब ये भारत आए तो सबको पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था। क्या हो रहा था? प्रथम विश्व युद्ध। उससे पहले एक बात और जान लो, जब ये आए तो इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि बाबू तुम अभी भारत के बारे में नहीं जानते, पहले तुम भारत का भ्रमण करो, भारत के बारे में जानो, तब कोई फैसला लेना, राजनीति में घुसना। तो उनके कहने पर गांधी जी ने पूरे भारत का भ्रमण किया।
और महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु बनाया। पूछेगा कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन? गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो सबको पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? कब से कब तक चला? सब लोग बताओ, कब से कब तक चला? 1914 से लेकर के 1918 तक। कब से कब तक? 1914 से लेकर के 1918 तक। 1914 से 1918 तक। विश्व दो भागों में बंट चुका था। एक को कहते थे क्या? मित्र राष्ट्र। एक को क्या बोलते थे? मित्र राष्ट्र या मित्र शक्ति। ठीक है। दूसरे को बोलते थे केंद्रीय राष्ट्र या केंद्रीय शक्ति, या इसको धुरी राष्ट्र भी बोलते हैं। ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध में पूरा विश्व दो भागों में बटा हुआ था। एक को कहते थे मित्र राष्ट्र, दूसरे को बोलते थे केंद्रीय राष्ट्र या केंद्रीय शक्ति या धुरी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र के अंतर्गत कौन कौन से देश थे? तुम्हारा इसमें था ब्रिटेन था, रशिया था, फ्रांस था, और लास्ट में अमेरिका भी जुड़ा था इसमें। ठीक। और इसमें कौन था भाई? जर्मनी था, तुर्की था, ऑस्ट्रिया था, और हंगरी था। ठीक है। इस बातों को ध्यान बनाए रखना है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में स्टार्ट हुआ, 1918 में खत्म हुआ। मित्र राष्ट्र, इसमें विश्व दो भागों में बटा हुआ था। एक को बोलते थे मित्र राष्ट्र, दूसरे को बोलते थे केंद्रीय राष्ट्र। मित्र राष्ट्र के अंतर्गत आता था ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, अमेरिका, और केंद्रीय शक्ति के अंतर्गत जर्मनी, तुर्की, ऑस्ट्रिया, हंगरी। याद रहेगा, पहला मित्र राष्ट्र, दूसरा केंद्रीय राष्ट्र। मित्र राष्ट्र के अंतर्गत ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और अमेरिका, और उसमें जापान भी था। जापान भी था। ठीक है। और केंद्रीय शक्ति के अंतर्गत जर्मनी, तुर्की, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये दोनों में लड़ाई हो रही थी। तो महात्मा गांधी आए कब? 1915 में आए। तो प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट था। और जब महात्मा गांधी वापस आए तो अंग्रेजों ने उन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि दी थी। कैसी उपाधि दी थी? कैसर ए हिंद की उपाधि दी थी। कैसर ए हिंद की उपाधि दी थी। कैसी उपाधि थी? कैसर ए हिंद की। उन्होंने अफ्रीका में एक सेवा प्रदान किया था, जिसके कारण उन लोगों ने महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद, कैसर का मतलब होता है सम्राट और हिंद का मतलब भारत, यानी भारत का सम्राट उपाधि दिया उन लोगों ने। क्यों दिया? इसके पीछे कारण क्या था? तो जब अफ्रीका में थे तो अफ्रीका में युद्ध चल रहा था, बोअर का युद्ध। बोअर कहा जाता है, डच के जनजाति थे, उनको बोअर कहा जाता है, और अंग्रेजों के बीच। तो बोअर का युद्ध चला अफ्रीका में 1898 से लेकर के 1902 तक। और उस युद्ध में जितने भी सैनिक घायल होते थे तो उनको एम्बुलेंस सेवा प्रदान करी थी। किसने? महात्मा गांधी ने। एम्बुलेंस सेवा देने के लिए। कैसा सेवा? एम्बुलेंस सेवा देने के लिए। जितने भी सैनिक घायल हुआ करते थे उनको यह अस्पताल पहुंचाने का काम किया, एम्बुलेंस सेवा प्रदान की। और ये उपाधि कब दी गई? 1915 में। किसके द्वारा भाई? अंग्रेजों के द्वारा। ठीक। जब ये जान लिए तो पूरे भारत का भ्रमण भी किया, और ये अंग्रेजों के फेवर में थे। मतलब इन्होंने कहा भारतीयों को कि अंग्रेजों की हमें सहायता करनी चाहिए प्रथम वर्ल्ड वार में। और कहीं ना कहीं देखें तो प्रथम विश्व युद्ध भी कारण बना राष्ट्रवाद के उदय का। ऐसा क्यों?
क्योंकि महात्मा गांधी ने भी कहा कि तुम अंग्रेजों का साथ दो, अंग्रेजों ने भी कहा कि तुम हमारी साथ दो, हम तुम्हें युद्ध होने के बाद स्व राज दे देंगे, यानी तुम्हारा राज खुद को दे देंगे, प्रशासनिक सुधारे करेंगे। और जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है तब अंग्रेज ऐसा कुछ नहीं करते हैं जैसा उन्होंने कहा था। तो उसके कारण असंतोष बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो जो अंग्रेज असंतोष बढ़ेगा तो अंग्रेजों का विरोध करेंगे, अंग्रेजों का विरोध करना मतलब अंग्रेजों को भारत से भगाना। तो ये राष्ट्रवाद का उदय नहीं हुआ तो क्या हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध भी कहीं ना कहीं भारत में राष्ट्रवाद उदय का कारण बना। ठीक है, आगे देखिए। तो उन्हें कैसर हिंद की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा एम्बुलेंस सेवा देने के लिए 1915 में जब वे भारत आए तब उन्होंने उन लोगों ने दिया। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। असहयोग आंदोलन स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ और भी जान लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में उसको अलग से कर दिया है, जनजातीय विद्रोह आंदोलन या किसान आंदोलन। तो उसको हम अगर क्रम वाइज पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक ना। तो जब महात्मा गांधी 1915 में आए तो उनको गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि भारत के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो पहले भारत का भ्रमण करो। उनकी बातों को मानकर उन्होंने भ्रमण किया। और बिहार में एक जिला है चंपारण। कौन सा जिला है? चंपारण जिला। कौन सा जिला है भाई? चंपारण जिला है, ठीक ना। कौन सा जिला है? चंपारण जिला है। कहां पे? बिहार में। कहां पर? बिहार में। अब देखो, नील की खेती शुरू से हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लेकिन जर्मनी में नील के उत्पादन में क्रांति आ गई, यानी कि वे लोग नील को केमिकल्स के द्वारा बनाना स्टार्ट कर दिए। तो जर्मनी से तुलना करने के लिए, जर्मनी को पीछे छोड़ने के लिए, जर्मनी से आगे बढ़ने के लिए नील के उत्पादन में अंग्रेजों ने ये नेसेसरी कर दिया कि तुम्हें, अगर तुम्हारे पास 20 कट्ठा है तो उसमें तुम्हें 3 कट्ठे में नील की खेती जरूर करनी पड़ेगी। नील की खेती जरूर करनी पड़ेगी, जिसको हम लोग 3 कठिया पद्धति के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? 3 कठिया पद्धति के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? 3 कठिया पद्धति के नाम से जानते हैं। अगर 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया अंग्रेजों ने, क्योंकि जर्मनी नील के प्रोडक्शन में आगे जा रहा था, नील के उत्पादन में आगे बढ़ रहा था। तो उसके होड़ में इन्होंने भारतीयों के साथ गलत कर दिया। तो बिहार के चंपारण जिले में यह व्यवस्था लागू की गई, 3 कठिया व्यवस्था। तो कोई परेशानी प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन नील की खेती जितने लोग किसान लोग करते थे उनको सही कीमत नहीं प्रदान किया जाता था। और दूसरी बात कि नील की खेती करने से वहां की जो भूमि थी बंजर होते जा रही थी, ठीक। और इनके बातों को कोई सुनने वाला नहीं था। तो गांधी जी अफ्रीका से ही फेमस है, तो बहुत सारे लोग जानते हैं भाई महात्मा गांधी भारत आए। और एक प्लस पॉइंट था कि 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन होना था, मतलब हो रहा था। 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। कहां पे? लखनऊ में। तो बिहार के एक किसान जो हैं, जिसका नाम है राजकुमार शुक्ल। क्या नाम है? राजकुमार शुक्ल नाम है। तो वे लखनऊ जाते हैं कि अपनी बातों को मुआ रखेंगे, हो सके हमारी समस्याओं का निदान मिल जाए, हो सके हमारी समस्याओं का निदान मिल जाए, ठीक। ये जाते हैं तो वहां पे कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उनसे ना मिलकर डायरेक्ट किससे मिलते हैं? महात्मा गांधी से, क्योंकि महात्मा गांधी भी वहां पे शामिल थे। बातें समझ में आ रही है? तो राजकुमार शुक्ल उनको इनवाइट करते हैं कि बिहार के किसान बहुत परेशानी में है, आप एक बार आइएगा तो जरूर उसका निदान हो जाएगा। तो महात्मा गांधी कहते हैं ठीक है, आएंगे हम। और राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर वे
1917 में आते हैं बिहार। कब आते हैं? बिहार आते हैं। और बिहार में पहली बार पटना स्टेशन, उसमें पाटलिपुत्र स्टेशन नाम था, तो पाटलिपुत्रा में 10 अप्रैल 1917 को आते हैं। ठीक। और फिर वहां से मुजफ्फरपुर जाते हैं। फिर राजकुमार शुक्ल कहते हैं कि आप यहीं रुकिए, हम चंपारण के जो डीएम हैं उनसे परमिशन लेके आते हैं, तब हम आपको चंपारण ले जाएंगे। जैसे हम गया में अभी, ठीक, तो आप लोग देखते होंगे गया में छोटे छोटे, गया में नहीं, हर एक शहरों में होता है ऐसा, हर एक जिलों में, कि बहुत सारे मेला वगैरह, फंक्शन वगैरह, जादूगर का मेला, डिज्नीलैंड वगैरह लगाया जाता है। तो क्या वो आकर डायरेक्ट लगा देता है? कोई मैदान खाली है, सोचा कि हम डायरेक्ट लगा दें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उसको परमिशन लेना होता है एडीएम से। ठीक। तो उसी तरीके से राजकुमार शुक्ल बोले कि आप यहीं रुकिए, हम वहां के डीएम से परमिशन लेके आते हैं, तब हम लोग चलेंगे चंपारण जिला। लेकिन राजकुमार शुक्ल गए, वहां का डीएम उनको परमिशन नहीं दिया, तो फिर राजकुमार शुक्ल आए। और यहाँ पे मुजफ्फरपुर में महात्मा गांधी के साथ बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई थी। ज्योतिबा बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई थी। तो वे महात्मा गांधी कहें कि अगर डीएम परमिशन नहीं दिया तो क्या हुआ, हमारे साथ इतना भीड़ है, हम जरूर जाएंगे चंपारण। ठीक है। तो वो लोग चंपारण जाते हैं और वहां का जो जज होता है वारंट जारी कर देता है कि बिना परमिशन के आप चंपारण आए हो तो आपको पेश होना पड़ेगा कोर्ट में। तो अगले दिन कोर्ट में पेश होते हैं भाई। तो जब कोर्ट में जज फैसला सुना रहा था तो कोर्ट के बाहर बहुत बड़ी संख्या में भीड़ जमी थी और महात्मा गांधी जय के नारे लगा रही थी भीड़। तो जज, कोई भी जज डरेगा भाई, कि उसने सोचा कि अगर हम गांधी के खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं, कोई फैसला सुनाते हैं, तो ये भीड़ कुछ ना कुछ कर बैठेगी। तो भीड़ के डर से जज ने उनके खिलाफ फैसला ना सुनाकर, बल्कि उसने एक कमेटी का गठन किया जिसको बोलते हैं एग्रेरियन कमेटी। ठीक। और उस कमेटी के मेंबर गांधी जी को बनाया गया और उस कमेटी ने जांच किया तो नील की खेती के उत्पादन गलत ठहराया। तो उसी वक्त नील की खेती को समाप्त कर दिया गया और किसानों को सही मुआवजा प्रदान किया गया। तो इस तरीके से देखें तो भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह सफल रहा। क्या रहा? सफल रहा। देखो कहानी की तरह एकदम याद दिमाग में बैठा लेना। ठीक। तो हम लोग अभी क्या देखें? चंपारण सत्याग्रह। क्या देखें हम लोग? चंपारण सत्याग्रह। कहानी पूरा याद है ना? क्यों हुआ था भाई? तीन कठिया व्यवस्था लागू की थी। किन लोगों ने? अंग्रेजों ने। क्यों किया था कि 20 कट्ठा में आपको 3 कट्ठा नील की खेती करनी ही पड़ेगी। और इसको लागू करने का मुख्य कारण क्या था? क्योंकि जर्मनी में नील की उत्पादन में क्रांति आ गई थी, वो केमिकल के द्वारा नील बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो उसको पीछे छोड़ने के लिए अंग्रेजों ने फैसला लिया था। ठीक। चंपारण सत्याग्रह किसके खिलाफ गया? 3 कठिया पद्धति के द्वारा। 3 कठिया पद्धति के खिलाफ। 3 कठिया पद्धति के खिलाफ। अब 3 कठिया पद्धति क्या है भाई? आप सभी को पता होगा, किसान से जो लोग बिलोंग करते होंगे, कि 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है। ठीक है। 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है। तो अंग्रेजों ने यह नियम लागू किया कि आपको 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पे जरूरी नेसेसरी आपको नील की खेती करनी ही पड़ेगी। तो उसे ही बोलते हैं क्या? 3 कठिया पद्धति। 3 कठिया पद्धति यानी 3/20। 3 कठिया पद्धति क्या था? कि 3 कट्ठा में नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया। क्या कर दिया? अनिवार्य कर दिया।
ठीक है, 3 कट्ठा पत्ती कभी नहीं भूलेगा, यानी 3 कट्ठा में नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया। किन लोगों ने? अंग्रेजों ने। किसने? अंग्रेजों ने। ठीक, तो इसके लिए राजकुमार शुक्ल ने, कहाँ के किसान थे? चंपारण के। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को बुलाया। किसको बुलाया? महात्मा गांधी को बुलाया। और महात्मा गांधी के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? महात्मा गांधी के नेतृत्व में। और महात्मा गांधी के नेतृत्व में 3 कठिया पद्धति को समाप्त किया गया। क्या किया गया? समाप्त किया गया। ठीक है, और जब ये चंपारण सत्याग्रह सफल रहा तो पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा कि आप महात्मा हो जिन्होंने किसानों का भला किया। ठीक है, तो महात्मा किसने कहा? महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी को। महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब? चंपारण सत्याग्रह के बाद, सफल होने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह सफल होने के बाद गांधी को महात्मा कहा, आप महात्मा हैं। ठीक, तो सोचो, अगर हम एक तरीके से देखें तो महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह से भारत में फेमस हुए, और वो उसको अगर हम कहें किसके द्वारा, किसके कारण, तो राजकुमार शुक्ल के कारण, क्योंकि उन्होंने ही बुलाया। वो तो आने से मतलब आनाकानी कर रहे थे, डेट पे डेट दिया, चलो आ रहे हैं, लेकिन जा नहीं रहे थे। लेकिन राजकुमार शुक्ल ने इतना रिक्वेस्ट किया कि उनको मजबूरन जाना पड़ा, और उनके रिक्वेस्ट ने महात्मा गांधी को भारत में और फेमस बना दिया। ठीक, ये 1917 की कहानी है, अप्रैल 1917 की कहानी है। उसके बाद 1918 में अहमदाबाद में एक मिल फैक्ट्री थी, और उस समय महामारी फैल गया, और वो महामारी था प्लेग महामारी चूहों के कारण फैलता है। ठीक, जैसे आज इतना टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया है, रिसर्च सेंटर्स हो गए हैं कि जल्दी से जल्दी रोगों का पता लगा करके इलाज किया जाता है, इतना एडवांस हो गया हमारा वर्ल्ड। ठीक, उस समय इतने सारे मेडिसिन्स वगैरह नहीं थे, जांच करने के लिए मशीन्स वगैरह नहीं थे, तो जब भी कोई महामारी आती थी तो बड़ी गांव के गांव, हजारों के हजारों, सैकड़ों के सैकड़ों लोग खत्म हो जाते थे, मर जाते थे। अगर उस समय कोरोना आया होता, क्या कोई बच पाता? बहुत लोग मारे गए होते। और आज इतना मतलब एडवांस होने के कारण मेडिकल सेक्टर, बहुत कम लोग मारे गए। ठीक, तो अहमदाबाद में जब प्लेग महामारी फैला तो एक मिल फैक्ट्री के मालिक ने कहा कि जो इस महामारी के दौरान यहाँ पे रुक जाएगा उसको हम 100% बोनस देंगे। क्या देंगे? 100% बोनस। बोनस का मतलब होता है क्या? जितना सैलरी मिल रहा है उसको, तो 100% का मतलब फिर से उतना उसको दोबारा मिलेगा। जैसे किसी का सैलरी 1 महीने का 100 रुपया है, तो फिर अगले महीना 100 रुपया नहीं मिल करके 200 रुपया मिलेगा। ऐसा मालिक ने कहा कि जो रुक जाएगा तो उसको हम 100% बोनस देंगे। तो गरीब गुरुआ है भाई, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा क्या करें, महामारी आ गया, घर जाएंगे तो खाए बिना मर जाएंगे, और यहाँ पे महामारी से मर जाएंगे। अगर बच गए गलती से तो हमें बोनस मिल जाएगा, थोड़ी आमदनी हो जाएगी।
गरीबों को सब कुछ मजबूरी करवाता है, ठीक ना। तो रुक गए, और रुकने कुछ देर बाद ही, मतलब कुछ दिनों बाद ही महामारी खत्म हो गया। जब महामारी खत्म हो गया बहुत जल्द, तो मालिक ने बोनस देने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। क्या कर दिया, इनकार कर दिया कि भाई महामारी खत्म हो गया, अब हम बोनस नहीं देंगे, अब हम बोनस नहीं देंगे। ठीक। तो मजदूरों के साथ ही उस मिल मालिक की बहन, जिसका नाम था अनुसुईया बेन साराभाई, क्या नाम था, अनुसुईया बेन साराभाई नाम था। ठीक, अनुसुईया बेन साराभाई नाम था उनका। तो उन्होंने कहा रुकिए हम बुलाते हैं अपने असली हीरो को। हीरो कौन थे भाई, महात्मा गांधी, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह सफल होने के कारण और फेमस हो गए। जब बिहार जाके वो किसानों का उद्धार कर सकते हैं भाई, तो गुजरात के हैं, गुजरात के मजदूरों का उद्धार क्यों नहीं कर सकते हैं। तो महात्मा गांधी को बुलाया गया, तो मालिक तैयार हुआ कि हम भाई 20% देंगे, चलो 20% दे देते हैं। लेकिन मजदूरों का मांगना था नहीं, अगर 100% नहीं दे तो कम से कम 50% दो। अब इस बात पे दोनों अडिग थे। तो महात्मा गांधी ने बीच का रास्ता निकाला, न 20% न 50%, तुम लोग बीच का रास्ता मान लो 35%। कितना परसेंट, 35%। बात नहीं मारा था मिल मालिक, तो इन्होंने पहली बार भूख हड़ताल करी थी अहमदाबाद सत्याग्रह में। चंपारण सत्याग्रह में इन्होंने भूख हड़ताल नहीं किया। पूछेगा सबसे पहले इन्होंने भूख हड़ताल किस आंदोलन में किया था भैया, तो अहमदाबाद आंदोलन। ठीक, तो फिर जाके मिल मालिक बातों को मानता है, 35% पे राजी होता है, किसान भी राजी हो जाते, मतलब मजदूर भी राजी हो जाते हैं और मालिक भी। इस तरीके से इनका ये भी सत्याग्रह बोलो ये आंदोलन सफल रहा। और ज्यादा फेमस हो गए कि भाई जो जो किए सब सफल हो गया। ठीक, अब उसके बाद गुजरात में एक जगह है खेड़ा। कौन सा जगह है, खेड़ा। तो 1918 में ही अहमदाबाद आंदोलन सत्याग्रह हुआ, यह आंदोलन हुआ, और 1918 में खेड़ा सत्याग्रह होता है। ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ था कि सूखा पड़ गया था और अंग्रेज लोग किसानों को टैक्स देने के लिए मजबूर कर रहे थे, टैक्स देने के लिए मजबूर कर रहे थे। अब भाई खेती में सूखा पड़ गया, फसल हुआ नहीं, कुछ आमदनी हुई नहीं, तो हम लोग टैक्स कहाँ से देंगे, टैक्स देने से लोग इनकार कर रहे थे। तो फिर इन लोगों को सूझा कि जब चंपारण सत्याग्रह सफल हो किए सही तरीके से, अहमदाबाद के मजदूरों को उन्होंने हक दिलाया, तो हमारे लिए भी अच्छा हित का काम करेंगे। तो फिर महात्मा गांधी को बुलाया गया। तो अब महात्मा गांधी फेमस हो गए भाई, बड़े बड़े डीएम अधिकारी सब डर रहे हैं कि ये बुढ़ा क्या करेगा, मतलब हो सकता है हम लोग का विनाश ही कर दे। तो फिर उनकी बातों को माना, महात्मा गांधी ने समझाया भाई कि यहाँ पे फसल नष्ट हो गया तो लोग टैक्स कहाँ से देंगे। तो वो अंग्रेज अधिकारी डायरेक्ट तो कह नहीं सकता कि जाओ माफ कर दिए, ताकि अलग अलग क्षेत्रों पे भी उसका इफेक्ट पड़ेगा ना, कि वहाँ माफ किया तो यहाँ भी माफ करो, वहाँ भी प्रोटेस्ट चालू हो जाएगा। तो इसलिए अधिकारियों से कह दिया कि जाओ कह दो, जिसको देना होगा देगा, जिसको नहीं देना होगा नहीं देगा। तो कौन जा रहा है देने। इस तरह से यहाँ भी टैक्स माफ हो गया। तो इस तरह से महात्मा गांधी 1915 में भारत आए, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में उपस्थित हुए, और उनका पहला 1917 में चंपारण सत्याग्रह सफल हुआ, 1918 में अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह सफल हुआ, और गांधी जी पूरे इंडिया में और ज्यादा फेमस हो गए, असली हीरो बन गए। ठीक, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। देखो असहयोग का मतलब क्या होता है, सहयोग का मतलब होता है सहायता करना, और जब इसमें अ लग गया तो अ का मतलब क्या होता है ना, यानी हाँ अब सहायता नहीं करना है।
और ये फैसला कौन ले रहे हैं? महात्मा गांधी। तो शुरू में करें अंग्रेजों की सहायता करो, अंग्रेजों की सहायता करो। आगे कुछ तो उनको ऐसा दिखा होगा जब जिसके कारण उन्होंने फैसला लिया कि अब अंग्रेजों की सहायता नहीं करना है। तो इसके पहले कुछ पृष्ठभूमि तैयार हुई होगी ना, कुछ बहुत सारे कारण रहे होंगे ना, जिसके कारण महात्मा गांधी को फैसला लेना पड़ा कि अब हमें अंग्रेजों की सहायता नहीं करनी है। ठीक, तो पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई उस पर हम लोग एक बार नजर डाल लेंगे। ठीक है, कि वो पृष्ठभूमि क्या थी। महात्मा गांधी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उनको जितना समझोगे उनके बारे में उतना जानोगे, जितना जानोगे उतना समझोगे। ठीक है, तो पहले क्या होता है, रॉलेट एक्ट की घटना घटती है। रॉलेट एक्ट की, इसको एकदम ध्यान से समझना। भारत का गवर्नर जनरल है, भारत का गवर्नर जनरल है, भारत का गवर्नर जनरल है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड है। ठीक, और जज है यानी न्यायाधीश है, न्यायाधीश के पोस्ट पर है, न्यायाधीश के पोस्ट पर है सर सिडनी रॉलेट। सर सिडनी रॉलेट। ठीक, भारत का गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और न्यायाधीश कौन है? सर सिडनी रॉलेट। अब इसको समझने से पहले थोड़ा सा एक कहानी सुन लेना तुम लोग। भारत में मतलब उस समय वर्ल्ड में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है और भारतीयों को जबरदस्ती अंग्रेजों सेना में भर्ती कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं हमारे साथ भाग लो प्रथम विश्व युद्ध में। तो इससे लोग उसके विरुद्ध जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे। तो उसके खिलाफ लड़ने के लिए बहुत सारी क्रांतिकारी गतिविधियां स्टार्ट हो गई। बम फोड़ना, गोली चलाना, आग लगाना, ये सब क्रांतिकारी गतिविधियां स्टार्ट हो गई। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने दिमाग लगाया कि इस क्रांतिकारी गतिविधियों को तो रोकना पड़ेगा। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने सर सिडनी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, एक कमेटी का गठन किया, राजद्रोह समिति। कौन समिति भाई? राजद्रोह समिति। कौन समिति? राजद्रोह समिति। इसको बोलते हैं सेडिशन कमीशन, सेडिशन कमेटी। कौन कमेटी? सेडिशन कमेटी। कब? 1917 ईस्वी में। कब? 1917 ईस्वी में। देखो बात को ध्यान से समझना। भारत का गवर्नर जनरल है कौन? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। न्यायाधीश कौन है उस समय? सर सिडनी रॉलेट। और उस समय भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही हैं। ठीक, तो इस क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, रोकने के लिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने सर सिडनी की अध्यक्षता में एक समिति बनाया जिसका नाम था राजद्रोह समिति, या इसको बोलते हैं सेडिशन कमेटी। और इसका गठन कब हुआ? 1917 में। कब हुआ? 1917 में। सेडिशन कमेटी पूछेगा सेडिशन कमेटी या राजद्रोह समिति का गठन क्यों किया गया? तो क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। कब? 1917 में। कब? 1917 में। तो पढ़ने मजा आ रहा है ना? बोर नहीं ना हो रहे आप लोग? हाँ, पढ़ने मजा आ रहा है? बस कहानी को समझते चलना है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि हिस्ट्री बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है। बताओ, इतना अच्छा कहानी के थ्रू हम समझा रहे हैं तो कहानी तो दिमाग में बैठ गया होगा। जैसे बचपन में सबके दादी या नाना नानी कहानी सुनाते हैं तो एक बार सुनता है दिमाग में बैठ जाता है, फिर उसको बड़े होने तक याद रहता है, भूलता नहीं है। क्यों? क्योंकि एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर सुनता है उस कहानी को,
तो अभी भी इस कहानी को क्या करना है, एकदम कॉन्सेंट्रेट होके सुनना है। चाहे कोई व्यक्ति सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने जाता है या फिर मोबाइल में कुछ सीरीज वगैरह देखता है, तो उसका हर एक पार्ट बाय पार्ट याद रहता है, हर एक डायलॉग याद रहता है, हर एक सीन याद रहता है। क्यों? क्योंकि उस समय डिस्टर्ब नहीं होता है, एकदम कॉन्सेंट्रेट होके देखता है। ठीक, तो वही कॉन्सेंट्रेशन हम यहाँ चाहेंगे। ठीक, जब आप लोग कॉन्सेंट्रेट होके सुनिएगा, समझिएगा, तो कभी नहीं भूलेगा। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राजद्रोह समिति का गठन किसके नेतृत्व में किया गया? सर सिडनी रॉलेट के नेतृत्व में। कब किया गया? 1917 में किया गया। क्यों किया गया? उसके अनुसार क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए किया गया। और राजद्रोह समिति की अनुशंसा पर, किसकी अनुशंसा पर? राजद्रोह समिति की अनुशंसा पर मार्च 1919 में, कब भाई? मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट बनकर तैयार होता है। किसके अनुशंसा पर? राजद्रोह समिति या सेडिशन कमेटी की अनुशंसा पे मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट बनकर तैयार होता है। इसका रॉलेट एक्ट नाम इसलिए दिया गया क्योंकि किसकी अध्यक्षता में बना था भाई? सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में बना था। क्लियर है? चलिए, और ये जो रॉलेट एक्ट था, ये जो रॉलेट एक्ट था, एक्ट कह रहा था, इस एक्ट के अनुसार, इस एक्ट के अनुसार रॉलेट एक्ट के अनुसार रॉलेट एक्ट के अनुसार क्या? रॉलेट एक्ट के अनुसार क्या? अगर किसी व्यक्ति पर संदेह होता है, अगर किसी व्यक्ति पर संदेह होता है कि वो क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ा हुआ है, तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर गुप्त रूप से, कैसे? गुप्त रूप से मुकदमा चलाकर सजा दी जाएगी। क्या दी जाएगी? सजा दी जाएगी। ठीक है, ध्यान से समझना। यहाँ पे रॉलेट एक्ट के अनुसार क्या था? रॉलेट एक्ट था क्या? तो इस एक्ट के अनुसार अगर किसी व्यक्ति पे शक होता है, संदेह होता है कि क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ा हुआ है, तो उसे तुम तुरंत गिरफ्तार करो और इस पे गुप्त रूप से मुकदमा चलाकर उसको सजा दो। मतलब कुछ भी कहना था वो लोग का कि सिर्फ शक हो रहा है तुम लोगों को तो उसको गिरफ्तार कर लो। ऐसा थोड़ी भाई कि सब लोग दोषी है, उससे तो बहुत सारे निर्दोष मारे जाएंगे, बहुत सारे निर्दोषों को सजा मिल जाएगी दोषी नहीं होने के बावजूद। और गुप्त रूप से मुकदमा चलाया जाएगा, उसके लिए कोई वकील नहीं रख सकता, वो ना ही अपने आप को निर्दोष होने के लिए, अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए कुछ अपील कर सकता है, ना ही कुछ दलील कर सकता है। ठीक, तो इस कानून को लोगों के द्वारा काला कानून कहा गया। कौन सा कानून कहा गया? काला कानून कहा गया।
तो रॉलेट एक्ट को किस नाम से जानेंगे भाई? काला कानून के नाम से। और जब ये एक्ट आया, बहुत घटिया एक्ट है, सुन के ही पता चल रहा है कि किसी पे शक हो उसको गिरफ्तार करो और गुप्त रूप से मुकदमा चलाकर उसको सजा दो। तो इस एक्ट के खिलाफ भारत के जगह जगह पे, जैसे अमृतसर हो गया, जालंधर हो गया, दिल्ली हो गया, अहमदाबाद हो गया, जगह जगह पर क्या किए गए? प्रदर्शन किए गए। और उस प्रदर्शन का डेट रखा गया था 6 अप्रैल। कब रखा गया था? 6 अप्रैल। देखो 6 अप्रैल को, एक मिनट, 6 अप्रैल को प्रदर्शन करने का, विरोध करने का डेट रखा गया। और कई जगहों पे जैसे कि अमृतसर और कहां? जालंधर, दिल्ली और अहमदाबाद। कहां पर? अहमदाबाद पे लोगों ने प्रदर्शन स्टार्ट किया। तो इस प्रदर्शन को दबाते हुए अंग्रेजी सैनिक द्वारा गोलियां चला दी गई, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। ठीक, फिर दोबारा 9 अप्रैल को, कब? 9 अप्रैल को, उस दिन था कौन सा? कोई फेस्टिवल था, रामनवमी। तो रामनवमी के दिन अमृतसर में, कहां पर? अमृतसर में डॉक्टर सत्यपाल मलिक, कौन? डॉक्टर सत्यपाल मलिक और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू, खींचलू नहीं समझ लेना, किचलू, दो नेता हैं। 9 अप्रैल का डेट है, उस दिन रामनवमी का त्यौहार है। और अमृतसर में डॉक्टर सत्यपाल मलिक और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की अध्यक्षता में प्रोटेस्ट किए जा रहे थे, प्रदर्शन किए जा रहे थे। तो उन दोनों व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार करके पंजाब से, मतलब अमृतसर से निष्कासित कर दिया गया, निर्वासित कर दिया गया। जब ये लोग निष्कासित हो गए तो इन दोनों के लिए और ज्यादा भीड़ भड़क गई और ज्यादा प्रोटेस्ट होने लगा। क्या होने लगा? ज्यादा प्रोटेस्ट होने लगा। बात आती है 10 अप्रैल, महात्मा गांधी आते हैं भाई पंजाब का हाल जानने। पंजाब उस समय आग से जल रहा है भाई, आग से जलने मतलब आग नहीं लग गया था, लोगों को विचार में मतलब अंग्रेजों के प्रति बहुत घृणा पैदा हो चुकी थी, क्योंकि बहुत असंतोषजनक काम कर रहे थे वो लोग। तो महात्मा गांधी आ रहे हैं उधर पंजाब का हाल जानने, तो उन्हें बीच रास्ते से गिरफ्तार कर लिया जाता है, वापस कर दिया जाता है। और 11 अप्रैल को पूरे पंजाब में, 11 अप्रैल को पूरे पंजाब में, 11 अप्रैल को, कब? 11 अप्रैल को बातें ध्यान में रखना भाई। पूरे पंजाब में सैनिक शासन लागू कर दिया गया। कैसा शासन? सैनिक शासन लागू कर दिया गया। अब सैनिक शासन क्या होता है भाई? अगर कहीं कुछ गतिविधियां हो रही हैं जो सरकार के विरुद्ध हो, ठीक, चाहे कोई भी गतिविधियां, तो उस पे अगर सरकार काबू नहीं पा रही है, जैसे मान लो बिहार सरकार है,
और गया में बहुत सारे प्रदर्शन हो रहे हैं, बहुत सारे प्रदर्शन हो रहे हैं और सरकार उसको संभाल नहीं पा रही है। तो पूरा का पूरा गया का जो प्रशासन व्यवस्था होगा सैनिकों को सौंप देगा, यानी एसपी को सौंप देगा कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तुमको जैसे संभालना है संभाल लो। ठीक, तो वही काम हुआ कि 11 अप्रैल को पूरे पंजाब में सैनिक शासन लागू कर दिया गया और पंजाब का उप गवर्नर किसे बनाया गया भाई? माइकल जनरल ओ डायर को। इस नाम से तो घृणा आती है भाई। किसको बनाया गया? माइकल जनरल ओ डायर को बनाया गया। यानी पूरे पंजाब का जो शासन व्यवस्था गया किसके हाथ में? माइकल जनरल ओ डायर के हाथ में। किसके हाथ में? माइकल जनरल ओ डायर के हाथ में 11 अप्रैल के दिन। और अगला दिन यानी 13 अप्रैल को सिखों का एक फेस्टिवल आता है, बैसाखी। कौन सा फेस्टिवल? बैसाखी फेस्टिवल आता है। तो एक जालियांवाला बाग करके मैदान था अमृतसर के बगल में, मतलब अमृतसर शहर से थोड़ा सा बाहर। ठीक, तो बैसाखी के दिन उसमें बहुत चहल पहल था, मेले लगे थे, मेले के लोग लुत्फ उठा रहे थे और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बैठ के मीटिंग वगैरह कर रहे थे। और अमृतसर शहर में सैनिक शासन लागू है और वहाँ के लोगों को ग्रामीण एरिया में पता नहीं था कि भाई अमृतसर शहर में सैनिक शासन लागू है। बैठ के लोग मीटिंग वगैरह कर रहे थे। तभी तक उसको भनक लगा जनरल ओ डायर को कि जालियांवाला बाग के मैदान में हमारे खिलाफ साजिशें रची जा रही है, मतलब ब्रिटिश सरकार के द्वारा, अंग्रेजी सरकार के द्वारा साजिशें रची जा रही हैं। जालियांवाला बाग बहुत बड़ा मैदान था लेकिन उसमें एक ही गेट था जाने आने के लिए और उसमें एक कुआं था, कुछ पेड़ पौधे थे। ठीक, तो जनरल ओ डायर को जैसे भनक लगी उसने आव देखा न ताव देखा, पूरे सैनिकों का फौज लेकर पहुंच गया और गेट को घेर लिया और ऑर्डर दे दिया अंधाधुंध गोलियां चलाने के लिए। और पता है सिर्फ 10 मिनट में 1600 राउंड गोलियां चलवाई थी। सोच लो। और जब गोलियां चली तो उसमें भगदड़ मच गया। तो कुछ लोग गोली से मारे गए, कुछ लोग कुचल के मारे गए, कुछ लोग जान बचाने के लिए कुएं में कूदे, उसमें दब के मर गए, यानी बहुत सारे लोग मर गए। और ये घटना है 13 अप्रैल 1919 का। तो उसी डेट को हम लोग जानते हैं, उसी घटना को हम लोग जानते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से। तो देखो वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम सोचे कि अब जालियांवाला बाग हत्याकांड से हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस यही इतना ही रहने दो, ठीक है। आज का क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। लीजिए आप सबके सामने एक बहुत बड़ा थैंक यू बिहार गुरुकुल की ओर से। आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस क्लास को और बेहतर कैसे समझाएं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, धन्यवाद, गुड नाइट।